दोस्तों, हमारी यूनिवर्स बहुत ज्यादा राज अपने अंदर छुपाए बैठी है। ये इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है कि आज 2 लाख साल गुजर जाने के बावजूद भी हम इंसान सिर्फ इसके राजों की गहराइयों का अंदाजा ही लगाते रहते हैं। जिस अंदाजे को सच मान लिया जाए उसे थ्योरी कहते हैं, और जिनके सच होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन उन्हें सच प्रूव नहीं किया जाता, उन्हें हाइपोथेसिस कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब तक कोई भी चीज प्रूव नहीं हुई थी तब तक वो एक हाइपोथेसिस ही रहती है। जैसे कि जब तक साइंसदानों ने ब्लैक होल को पहली बार कैमरे में कैप्चर नहीं किया था तब तक वो भी एक हाइपोथेसिस ही था। कुछ हाइपोथेसिस तो ऐसे होते हैं जिन्हें आप सुनकर अनसुना कर देते हैं क्योंकि उनमें कुछ भी खास नहीं होता, लेकिन इसके साथ ही कुछ हाइपोथेसिस इतने खतरनाक होते हैं जो हमारे दिमाग में हर टाइम रहते हैं। तो आइए आज मैं आपको 5 बहुत ही खतरनाक हाइपोथेसिस के बारे में बताती हूँ। नंबर 5, वी आर लिविंग इनसाइड अ ब्लैक होल। क्या आपने ये कभी सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की यूनिवर्स आखिर इतनी ज्यादा डिफरेंट क्यों लगती है? हमारा एटमॉस्फेयर और ग्रेविटेशन बाकी यूनिवर्स के एनवायरनमेंट से अलग क्यों है? ये सभी सवाल हिला देने वाले हैं और इन्हें ही हम ब्लैक होल थ्योरी कहते हैं। हमें कायनात इतनी ज्यादा खूबसूरत इसलिए नजर आती है क्योंकि हम कायनात के एक छोटे से ब्लैक होल के अंदर रहते हैं। एक ऐसा ब्लैक होल जो अपने अंदर आज भी हर चीज को निगल रहा है। इन्हीं निगलती हुई चीजों की वजह से हमें नए नए ऑब्जेक्ट्स नजर आते रहते हैं। यूनिवर्स की ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर हैरानगी की बात ये है कि इस पर बहुत सारे एस्ट्रोफिजिसिस्ट और साइंटिस्ट यकीन भी करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने एक बार ये क्लेम भी किया था कि ब्लैक होल अपने अंदर जिस भी चीज को निगलता है वो चीज हमेशा के लिए उसके अंदर सेटल हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लैक होल की दूसरी तरफ एक अलग ही यूनिवर्स बनी हुई है। एक ऐसी यूनिवर्स जो ब्लैक होल के अंदर गई हुई चीजों से बनी है। हो सकता है कि हम लोग आज से 4.7 बिलियन साल पहले कुछ इसी तरह से आए हों, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ साइंटिस्ट के दिमाग का वहम हो। चाहे रियलिटी कुछ भी हो, हम तो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। नंबर 4, ब्रेन इन अ वेट। इस हाइपोथेसिस को समझने के लिए आपको इसे 3 सालों में डिवाइड करना होगा। हमारी बॉडी को कॉन्शियसनेस कहाँ से मिलती है? मतलब कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसकी वजह से हम चलने फिरने से लेकर सोने और उठने तक सारे काम कर पाते हैं? अब इसका सिंपल सा जवाब है ब्रेन, यानी कि हमारा दिमाग। दिमाग हमारी पूरी बॉडी को ऑपरेट करता है, चाहे वो दिल का धड़कना हो या फिर आंखों का फड़कना। ब्रेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जिसे ये ऑपरेट करता है? अब आप कहेंगे नर्वस सिस्टम, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ब्रेन को ऑपरेट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का होना है। जब हमारे न्यूरॉन में ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रेवल करते हैं तो हमारा ब्रेन ऑपरेट कर पाता है। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप में से ये चीज किस किस को पता थी। अब हमारा तीसरा सवाल ये है कि आपको कैसे पता कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो न्यूरॉन्स में दौड़ रहे हैं वो हमारी बॉडी में एक न्यूट्रल प्रोसेस ही है या फिर इसमें भी कोई राज है? कुछ साइंटिस्ट ने इस थॉट के रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिनके रिजल्ट चौंका देने वाले थे। उन्होंने देखा कि जब कुछ कंडीशंस में ब्रेन तक ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस न्यूरॉन के अलावा एक्सटर्नल मीडियम से पहुंचाए गए तो ब्रेन ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, और ब्रेन ने इस तरह से भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जैसे वो इस एक्सटर्नल इम्पल्स और इंटरनल इम्पल्स में डिफरेंस कर पा रहा हो। इसे ही ब्रेन इन अ वेट थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से सबका दिमाग कहीं और एक जार के अंदर किसी इलेक्ट्रिकल मीडियम से जुड़ा हुआ है। यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आपके दिमाग में डेटा फीड करके आपको आपके आसपास की चीजें हेलुसिनेट करवाते हैं, जिसकी वजह से आप वही डिसीजन कर पाते हैं जिसका ऑर्डर आपको मिल रहा हो। इस थ्योरी के मुताबिक ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि जमीन पर मौजूद हर एक इंसान का दिमाग एक जार के अंदर है जिसे कोई एआई कंट्रोल कर रहा है, और वही इसे बैलेंस करके रखती है कि सारी हेलुसिनेशंस इसी तरह से हों कि कोई भी इस बात को समझ ही ना पाए और हर कोई इस दुनिया को असल दुनिया समझ ले। लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से जब भी हमारे दिमाग में मेमोरी रिलेटेड कोई फ्लक्चुएशंस आती हैं, जिसे हम डीजा वू और जमाया वू कहते हैं। डेजा व्यू के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। ये और कुछ नहीं बल्कि एक फीलिंग है। ऐसा हम इसलिए फील करते हैं क्योंकि हम लोगों की मेमोरी करंट टाइमलाइन से फ्यूचर की टाइमलाइन में फ्लक्चुएट हो जाती है, और उस एआई की छोटी सी गलती से हम इस चीज को महसूस करते हैं। क्या कभी आपने जमाया व्यू को एक्सपीरियंस किया है? इसका मतलब नेवर सीन होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जिस नॉर्मल वर्ड का यूज आप रोज करते हैं वो वर्ड अचानक से आपको भूल गया हो? और क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जिस मोबाइल पासवर्ड को आप रोज यूज करते हैं वो कुछ सेकंड्स के लिए आपके दिमाग से निकल गया हो? कोई ऐसा रास्ता जिस पर आप रोज चलते हैं लेकिन किसी दिन वो आपको बिल्कुल नया लगे, जैसे कभी आपने उस जगह को देखा ही ना हो। तो मैं आपको बता दूं
इसे जमेया व्यू कहते हैं। अब डेजा व्यू और जमेया व्यू का सहारा लेकर इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब हो सकता है कि मेरा दिमाग भी एक जार के अंदर मौजूद हो सकता है कि मेरे व्यूअर का दिमाग भी एक जार में बंद हो। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं है। नंबर 3, द बिग क्रंच इज हैपनिंग। हमारी यूनिवर्स बहुत तेजी से फैल रही है। इसके बारे में तो हम सब लोग जानते हैं। इसका प्रूफ ये है कि गैलेक्सी एक दूसरे के पास और एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा प्रूव करने का दावा किया है कि यूनिवर्स बिग बैंग के बाद एक्सपेंड नहीं हो रही, बल्कि वो बिग क्रंच के लिए तैयार हो रही है। या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि बिग क्रंच शुरू हो चुका है। कुछ बिलियन सालों के बाद मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक दूसरे के साथ टकरा जाएगी। इसके अलावा कुछ स्टार्स आज भी एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी यूनिवर्स सिकुड़ रही है और उन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान का फासला बहुत कम हो रहा है। अगर आप बिग बैंग और बिग क्रंच में डिफरेंस नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ। बिग बैंग हमारी यूनिवर्स के स्टार्ट होने की थ्योरी है, लेकिन बिग क्रंच हमारी यूनिवर्स के खात्मे की हाइपोथेसिस है। इसके मुताबिक यूनिवर्स फैलते फैलते एक वक्त ऐसा आएगा जब यूनिवर्स सिकुड़ने लगेगी। सिकुड़ने के बाद फिर से ये एक सुपर डेंस सिंगुलैरिटी में तब्दील हो जाएगी। वैसे जनरल फिजिक्स में ये कहा जाता है कि बिग क्रंच आज से कई बिलियन साल दूर है। दूसरी तरफ इस थ्योरी के हिसाब से बिग क्रंच प्रेजेंट में चल रहा है और कुछ सालों के बाद इसका असर यूनिवर्स के अलावा मिल्की वे गैलेक्सी और जमीन पर दिखाई देगा। अगर ये बात सच साबित हो गई और जिस तेजी से इस बात को डिनोट किया जा रहा है, तो शायद हम कुछ टाइम के बाद बिग क्रंच को देख पाएंगे। लेकिन बिग क्रंच के दौरान ऐसे कौन कौन से हादसे होंगे, उनका सिर्फ हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन ऑब्जेक्ट्स के एक दूसरे के साथ कोलैप्स होने की एक अच्छी सी एग्जाम्पल उस साइंटिस्ट ने ढूंढी जो इस थ्योरी पर एक मिनट के लिए यकीन करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हम लोग बिग क्रंच को देख पाएंगे या फिर नहीं? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। नंबर 2, द फेर्मी पैराडॉक्स। क्या आपने ये कभी सोचा है कि हम कभी भी किसी एलियन से क्यों नहीं मिले? फेर्मी पैराडॉक्स का एक सेक्शन ये मानता है कि एलियंस हमसे मिलना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से हम कभी भी उनसे मिल नहीं पाए। अब जाहिर सी बात है कि उसी की ज्यादा चलेगी जो टेक्निकली ज्यादा एडवांस है। अगर एलियन हमसे ज्यादा एडवांस हैं, तो हम उन्हीं की मर्जी से उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। इसके एक सेक्शन का ये भी कहना है कि जमीन एलियंस के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, वो भी किसी न्यू स्पीशीज को टेस्ट करने का। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। क्या आपने रास्ते में कभी चींटियों पर ध्यान दिया है, या फिर पैदल चलते वक्त किसी चींटी पर आपका ध्यान गया हो कि वो कहीं हमारे पाँव के नीचे आकर मर ही न जाए? जाहिर सी बात है कि इतनी ज्यादा चींटियों में हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं। इस सिनेरियो में चींटी हम इंसान हैं और इंसान हायर सिविलाइजेशन है, क्योंकि हम लोग उनके नजरिए से इतने छोटे हैं जिसकी वजह से वो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते। अगर चींटी हाईवे पर भी चल रही होगी तो उसे इस बात का ख्याल भी नहीं होगा कि वो हाईवे हम इंसानों ने अपने लिए बनाई है। ठीक इसी तरह हम इंसान जमीन पर इस सोच के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं कि इसे हमने ही बनाया है, लेकिन असल में अभी हमें कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि जमीन हाईवे हो और हम चींटियां हों और उस हाईवे को बनाने वाले लोग हमें ढूंढना ही ना चाहते हों, या फिर उन्होंने हमारी तरफ कभी गौर ही ना किया हो। इनमें से कोई भी रीजन हो सकती है। नंबर 1, द 6th मैस एक्सटेंशन। जिंदगी के स्टार्ट से लेकर अब तक हमारी जमीन ने तकरीबन 5 मैस एक्सटेंशंस को विटनेस किया है। इन सभी मैस एक्सटेंशंस में सबसे बड़ा रोल स्पेस से आने वाले एस्ट्रॉइड्स ने प्ले किया है। जब भी कोई एस्ट्रॉइड जमीन से टकराता है तो वो इतनी ज्यादा तबाही मचाता है कि उन्होंने डायनासोर्स के नामो निशान को ही मिटा दिया था। अब हम लोग एक और मैस एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे दी ग्रेट एक्सटेंशन का नाम दिया गया है, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैस एक्सटेंशन होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई एस्ट्रॉइड जमीन की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इसके जिम्मेदार हम इंसान होंगे। हम इंसान जमीन को गंदगी से तबाह कर रहे हैं, चाहे वो केमिकल रिलीज करने की बात हो या फिर प्लास्टिक की। हमने जमीन को तबाह करने की ऐसी कोई भी कसर नहीं छोड़ी। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल लगभग 3 जानवरों की नस्लें हमेशा के लिए खत्म हो रही हैं। कभी हम लोग रिनोसेरोस के सींगों को बेच देते हैं, तो कभी हम लोग एक शेर को उसकी खाल के लिए मार देते हैं। ऐसे न जाने और कितनी हरकतें हैं जो दिल ही दिल में एक दुख पैदा करती हैं। और हमारी सोच ये सवाल उठाती है कि आखिर जानवरों के साथ ऐसा क्यों हुआ। दरख्तों को काटा जा रहा है, कार्बन मुसलसल रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से किसी भी चीज में बैलेंस नहीं रहा, लेकिन फिर भी पैसों के लालच में दुनिया दरख्तों को काटती है और जानवरों को भी जान से मारती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? जी हाँ,
इसे रोकने का तरीका बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए हमें एक होकर इस आवाज को बुलंद करना होगा और अपने अपने हिस्से के पौधे लगाने होंगे ताकि ऑक्सीजन जमीन से खत्म ना हो। अगर इतनी ज्यादा आबादी में लोग यही काम करते रहे तो हमें जमीन के 6th मैस एक्सटेंशन को फेस करना पड़ेगा, जिसमें इंसानों की पूरी आबादी खत्म हो जाएगी। इस हादसे से बचने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।